नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जिसके आधार पर कोई बैंक या तो एनबीएफसी अपना सेटलमेंट की परसेंटेज को डिसाइड करती है। कई बार हमारे मन में एक सवाल आता होगा कि जो भी कंपनी सेटलमेंट हमसे परसेंटेज बेस करती है, क्या ये परसेंटेज रैंडम कुछ भी ले लेती है या इसके पीछे बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन एक होती है। साथ ही साथ हम एक बात और भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा कारण है कि जो एनबीएफसी सेटलमेंट करती है उसकी परसेंटेज बैंक सेटलमेंट की अपेक्षा थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। तो चलिए विस्तार से इस बारे में बात करते हैं। एनबीएफसी कंपनी जब भी कभी सेटलमेंट करती है, तो उसकी जो परसेंटेज होती है, वो डिपेंड इस बात पे करती है कि क्या वो परसेंटेज उसके पूरे साल के प्रॉफ़िट को सैटिस्फ़ाई कर पा रही है या तो नहीं। अगर वो उसका क्राइटेरिया कंपनी के प्रॉफ़िट मार्जिन से मीट करेगा, तभी वो परसेंटेज एप्लीकेबल होगी और आपका सेटलमेंट हो पाएगा, अदरवाइज़ आपका सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। चाहे इसके लिए आप कितनी भी एजेंसीज़ के थ्रू सोर्स लगा लो, चाहे आप कंपनी से सोर्स लगा लो, ये चीज़ नहीं होती है। जो भी आपसे कहता है कि हमारा कंपनी में सोर्स है, हम आपका सेटलमेंट कम से कम में करवा देंगे, सब कुछ फर्जी है। अगर सेटलमेंट एजेंसी वालों का इतना ही पहुँच है, तो एसआई क्रेवा जैसी कंपनी का सेटलमेंट क्यों नहीं करवा पा रहे हैं ये? नहीं करवा पाते, कहते भाई कंपनी सेटलमेंट करती ही नहीं है। तो चलिए इस कैलकुलेशन को हम बोर्ड पे प्रॉपर्ली समझते हैं ताकि आप इस चीज़ को प्रॉपर्ली समझ सकें। आपको समझाने के लिए मैंने सिंपल सा डॉक्यूमेंट तैयार किया है। देखिए, कंपनी की जो एक्चुअल बैलेंस शीट होती है, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। अगर आप एक-एक चीज़ को लेके बैठोगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इस डॉक्यूमेंट में मैंने आपको मोटी-मोटी जो चीज़ें होती हैं समझने वाली एकदम आसान भाषा में, वो रखी हैं केवल। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कंपनी के पास में 100 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और कंपनी उनको 100 लोगों में बाँट रही है लोन के तहत। अब कंपनी ये सोच रखा है कि 100 लोगों में बाँट करके हम जो अपनी टोटल इनकम करेंगे, वो करेंगे 20 करोड़ रुपए की। ठीक है। अब मान लेते हैं एक इंसान के पास में एवरेज 1 करोड़ रुपए लोन के रूप में गए। अब इनमें से कुछ कस्टमर होंगे जो कि पूरा पैसा आपको देंगे। मान लेते हैं ऐसे 40 कस्टमर हैं जिन्होंने पूरा पैसा प्रॉपर दिया। अब इनसे रिकवरी कितनी हुई? 40 करोड़ तो प्रिंसिपल इनका हो गया, जो कंपनी ने दे रखा है। और हम मान लेते हैं 25% पर एनम के हिसाब से इन पे ब्याज लगाया गया। ये सिंपल इंटरेस्ट पे है, आपको समझाने के लिए आसान रखा है। तो 2 साल का इनका जो ब्याज पड़ गया, वो पड़ गया 20 करोड़ रुपए। यानी कि टोटल इनसे जो इनकम हुई, टोटल इनसे जो पैसा रिकवर हुआ, वो हुआ 60 करोड़ रुपए का। ठीक है, ये वो कस्टमर जिन्होंने पूरा पैसा दिया। अब आते हैं उन कस्टमर्स के पास जो पूरा पैसा नहीं दे रहे, डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं 60 कस्टमर हैं जिन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब इनके पास में हमारा 60 करोड़ रुपया कंपनी का फँस गया है। अब सबके सब जो हैं उन्होंने पूरा, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी ना दिया हो। मान लेते हैं कस्टमर ने कुछ ईएमआई शुरू में पे करी हैं, जिससे टोटल रिकवरी ईएमआई के रूप में जो हुई है, वो हुई है 10 करोड़ रुपए। अब 10 करोड़ रुपए रिकवरी हो गई, 60 में से 10 करोड़ रिकवरी हो गई, कितना बचा? 50 करोड़। 50 करोड़ रुपया अभी भी फँसा हुआ है। अब मान लेते हैं कंपनी ने कह दिया चलो ठीक है, पैसा फँसा ही हुआ है, इस पे इन्होंने सेटलमेंट ऑफ़र दे दिया। ठीक है, 50 करोड़ फँसा हुआ है, इस पे 30% सेटलमेंट चलो सब लोग ले लो एवरेज। तो 30% के हिसाब से 50 करोड़ रुपए रिकवरी जो हुई है, वो ये है 15 करोड़ की। ठीक? तो डिफ़ॉल्टर से जो टोटल रिकवरी अभी हुई है, कितनी हुई है? 10 करोड़ तो पहले मिला था वो, और 15 करोड़ बाद में जो सेटलमेंट के थ्रू मिला है वो। टोटल इनसे जो रिकवरी हमारी हो पाई है, मात्र 25 करोड़ रुपए की हो पाई है। अब इतना हो गया। उसके बाद आप जैसा कि जानते हैं, लोन जब आप लेने जाते हैं, आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ती है। ठीक? उसके बाद में लोन डिफ़ॉल्ट होने के बाद पेनल्टी बहुत सारी लग जाती है। अब आप कहेंगे डिफ़ॉल्टर पेनल्टी देते नहीं हैं। भाई डिफ़ॉल्टर नहीं देते, लेकिन बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जो कि सही से पैसा दिए होते हैं, जेन्युइन डिफ़ॉल्टर होते हैं, उनकी कुछ ईएमआई मिस हुई होती हैं, तो उनको सिविल को अपने बचाने के चक्कर में बहुत से लोग पेनल्टी भर देते हैं, ऐसा नहीं है। तो टोटल मिला के हम मान लेते हैं प्रोसेसिंग फ़ीस और पेनल्टी मिला करके 20 करोड़ रुपए इनके पास में वहाँ से रिकवर हो गए। अब कुछ लोन्स ऐसे होंगे जो कि आपके सिक्योर्ड लोन्स होंगे। सिक्योर्ड लोन्स में कुछ चीज़ें जो होती हैं, वो आपकी गिरवी रखी होती हैं। अब मान लेते हैं उनसे रिकवरी थोड़ी-सी हो गई, उन एसेट्स को बेच दिया गिरवी चीज़ को, तो फिर जो है उनके पास जो पैसा आया वो आया 10 करोड़ रुपए। ठीक? ये जो कोलेटरल का है। अब अगर हम टोटल रिकवरी इनकी देखें तो कितनी हो गई? 60 करोड़ तो इनका आ गया था जेन्युइन कस्टमर्स से, 25 करोड़ इनका आ गया था डिफ़ॉल्टर्स से, और 20 करोड़ इनका आया था जो प्रोसेसिंग फ़ीस थी, पेनल्टी थी उससे, और 10 करोड़ आया था कोलेटरल से। टोटल कितनी इनका जो सेल हुई, कितनी हो गई? 115 करोड़ हो गई। तो अभी अगर इनकम कैलकुलेट आप करेंगे, इन्होंने 100 करोड़ रुपए लगाए थे और 115 करोड़ की सेल इनकी हो गई, तब भी इनकी इनकम 15 करोड़ हुई। मैं मानता हूँ इनका जो टारगेट इनकम है वो अचीव नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी स्टिल ये प्रॉफ़िट में है 15 करोड़ के। तो आप जैसा कि देख सकते हैं
कि केवल 40 कस्टमर ने पूरा पैसा दिया, 60 कस्टमर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, उसके बाद भी कंपनी प्रॉफ़िट में है। तो इस तरह से इनका प्रॉफ़िट चलता है। जैसा कि आपने जाना कि किस तरह से जो कंपनीज़ होती हैं, वो इतने ज़्यादा डिफ़ॉल्टर होने के बाद भी प्रॉफ़िट में रहती हैं। ये जो कैलकुलेशन आपको बताया गया है, ये बहुत ही छोटे लेवल का बताया गया है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, वरना 1 करोड़ नहीं होता भाई। 1 करोड़ तो एक-एक इंसान को कंपनी बाँट देती है। कंपनी का जो साल का डिसबर्समेंट अमाउंट होता है, अरबों में कभी-कभी होता है बड़ी-बड़ी कंपनीज़ का, तो इसके हिसाब से उनका प्रॉफ़िट भी उतना ही ज़्यादा होता है। अब एक क्वेश्चन, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये आ रहा होगा आपके दिमाग में कि क्या कारण है कि एनबीएफसी कंपनी जो होती है, उसका इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है, प्रोसेसिंग फ़ीस भी ज़्यादा होती है, जबकि जो बैंक्स वगैरह होते हैं, इनका ये सब थोड़ा-सा कम रहता है। देखिए, इसका सिंपल सा आंसर है, एनबीएफसी कंपनी के पास में इनकम के सोर्स के आधार पे कुछ ही चीज़ें हैं। एक तो हो गया उनका इंटरेस्ट, जो कि वो आपसे वसूलती हैं, दूसरा हो गया प्रोसेसिंग फ़ीस, तीसरा हो गया लेट पेनल्टी फ़ीस, बाउंसिंग चार्ज, ये सब ले लेती हैं। जबकि बैंक के पास में कमाई के सोर्स बहुत से होते हैं। इंटरेस्ट तो होता ही होता है, इंटरेस्ट होता है, वो आपको एटीएम कार्ड इशू करेंगे उसका चार्ज होगा, क्रेडिट कार्ड देंगे उसका चार्ज होगा, चेकबुक का चार्ज आपसे लेते हैं वो, ठीक है? दुनिया भर के चार्ज आपसे वो ले लेते हैं, डिपॉज़िट चार्ज कई बार ले लेते हैं। तो बैंक के पास में कमाने के लिए छोटे-छोटे चार्जेस बहुत से होते हैं, एसएमएस चार्ज ले लेंगे आपसे। लेकिन एनबीएफसी के पास में कुछ ही गिनी-चुनी चीज़ें हैं जिनसे वो अपनी कमाई कर पाते हैं। यही कारण है कि एनबीएफसी का परसेंटेज जो सेटलमेंट का डिसाइड किया जाता है, वो भी बैंक की अपेक्षा थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। सिंपल सा आंसर मैंने आपको दिया। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और हमारी संडे की वर्कशॉप ज्वाइन करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। आपको नेक्स्ट वर्कशॉप का लिंक टाइम के पहले दे दिया जाएगा। थैंक यू।